सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका जो है आज हम यहाँ पे 60वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। 60 भागवा जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 59 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। आई होप आप जो है सीक्वेंस वाइज इन पार्ट्स को देख रहे होंगे। ठीक है, एक बच्चे ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि वीडियोस की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी रखी जाए। देखिए मैं जान करके जो है ये वीडियो लेंथ बड़ी नहीं रखता हूँ। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है आपको इन वीडियो के थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बताने का, ताकि प्रॉपर जानकारी आपको मिल सके और आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो है ना जाना पड़े, जिससे आपका टाइम सेव हो सके। सिर्फ इसीलिए जो है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है। बाकी इतना तो देखो आपको देखना ही पड़ेगा। 24 घंटे में से जो है अगर आप 1 हावर अगर आप नहीं दे सकते ना अपनी स्टडी के लिए, मतलब अगर आपको लगता है कि 1 घंटा भी यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यकीन मानिएगा थोड़ा सा फिर डिफ़िकल्टी है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि नॉर्मली जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करना आई नो वैसे थोड़ा सा बोरिंग काम है, और वो भी उस सीजन में जब जो है आपका नोटिफिकेशन ही ना आया हो। ठीक है, तो ये बोरिंग वाला काम जरूर है, लेकिन आपको करना पड़ेगा और ऐसे ही करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी तरीके से ही करना पड़ेगा। डेली कंटिन्यू ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी फिर भी मैं अपने एंड से जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगा। यकीन मानिएगा और से तो बेटर ही है ये चीज़ें, क्योंकि और जितने मैंने देखे हैं चैनल 15-20 क्वेश्चन करवाते हैं और उनको भी जो करवाने में जो है 1 घंटे से प्लस वो टाइम ले लेते हैं। एमसीक्यू कराते हैं, सिर्फ क्वेश्चन रीड करते हैं और आंसर बता देते हैं, और उसमें भी जो है बच्चे नॉर्मली बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा जो है करवा दिया। मैं यहाँ पे ना तो किसी का जो है बुराई कर रहा हूँ और ना जो है अपने यहाँ पर कि मैं इतना अच्छा करवा रहा हूँ ऐसे कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 1 घंटा तो देखो आपको देना ही देना पड़ेगा। ये जो है मस्ट है और रिक्वायरमेंट भी है ये हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और लगे रहिएगा तैयारी। ठीक है, मेरे एंड से फिर भी अगर थोड़ा सा कम हो पाएगा टाइम लेंथ तो मैं ज़रूर उसको कोशिश करने की कम करूँगा। लेकिन देखिए ऐसा है कि जो चीज़ें ये पीडीएफ में लिखी गई है ना, अगर इनका मैं जो है नॉर्मली आपको ये पीडीएफ दे दूँ तो सिंपल आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करने का ये मतलब है चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं, आपको समझ आए ऐसी लोकल लैंग्वेज में मैं आपको उस चीज़ को समझाऊं जिससे जो है वो चीज़ आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह जाए। ठीक है, वरना तो ये पीडीएफ आपको हर जगह मिल जाएगी। ये जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन का यही मतलब होता है कि आपको इतने आसान वे में उस चीज़ को समझाया जाए जो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी तैयारी जो है अभी तक कैसी चल रही है और हमारी वीडियो सीरीज से जो है आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, वर्ष 1955 में एस.आर. राव ने जो है किस हड़प्पा स्थल की जो है खुदाई शुरू की थी। वैसे तो ये चारों ही जो स्थल है ये हड़प्पा के स्थल है। ठीक है, आप सभी जानते हैं हड़प्पा की जो खोज है सबसे पहले किसने की थी, दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में इसको खोजा गया था। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की जो है खोज हुई थी 1922 में, और आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ठीक है, डोंट वरी, सारी चीज़ें नीचे लिखी गई हैं, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको ये याद रखना, ये जो कालीबंगा है ये कहां पर अवस्थित है, इनकी लोकेशन आप जरूर याद रखना। अक्सर जो है ये पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा और 4 मैच द फॉलोइंग दे देगा, कह देगा भाई मैच द फॉलोइंग करो। यहाँ पे 4 स्थल दे दिए और यहाँ पे दे देगा 4 लोकेशन दे देगा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और कहेगा कि मैच करके बताओ। ठीक है, तो इसी वजह से लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। लोथल कहाँ पर है, लोथल जो है गुजरात के अंदर हो जाएगा, और धोलावीरा कहाँ पर हो जाएगा, धोलावीरा भी गुजरात के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो कहाँ पर हो जाएगा, वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, पाकिस्तान लिखना ही बेकार है यार, क्या अच्छा साथी तो है नहीं हमारा, छोड़ो। ठीक है, ये लिखना बेकार है, बस याद रखना ये मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। ठीक है, ऐसे चीज़ें आपको याद रखनी है। और नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन में दिया है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि याद रखने के पर्पज से ही जो है मैंने आपको लिखा है। कालीबंगा की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो 1953 में जो है अमलानंद घोष के द्वारा जो है कालीबंगा की खोज की गई थी। और कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के जो है हनुमानगढ़ जिले में ये जो है अवस्थित है। ठीक है, धोलावीरा की बात करूँ तो ये भी गुजरात के अंदर अवस्थित है। 1968 में जो है जगपति जोशी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो की बात करूँ तो बता चुका हूँ, 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। वहीं मोहनजोदड़ो ये कहाँ से आ गया, मोहनजोदड़ो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो नहीं आएगा, यहाँ पे लोथल आएगा भाई। ठीक है,
लोथल आ जाएगा। और 1955 में SR राव ने जो है लोथल हड़प्पा स्थल की जो है खुदाई की थी। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे जो है यह अवस्थित है। ठीक है, सारी चीजें आपको एक ही जगह में दे रहा हूं, इसीलिए जो है इस PDF को फेंकना मत, अपने पास रखिएगा। 2 से 3 या फिर मल्टीपल्स टाइम जितनी बार इस PDF की जो है आप रिपीटिंग करेंगे, जो है याद रखेंगे और दोबारा दोबारा इसको पढ़ेंगे ना, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में जो है छपती हुई चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन जो है मैंने कल की वीडियो में पूछा था और एक बच्चे ने जो है इसका आंसर भी दिया था। आई होप आप जो है सभी बच्चे जो है काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और इसी तरीके से अगर आप पढ़ते रहे ना तो यकीन मानिए 2026 की जो दिवाली आएगी ना, उस समय आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और वो जो दिवाली होगी आपकी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होगी। क्यों कलरफुल होगी? एक तो 8वां वेतन आयोग हो जाएगा, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा भाई। ठीक है, 8वां वेतन आयोग पे, उसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? उसके अंदर ये डिस्कस करेंगे अभी वर्तमान में जो है बेसिक सैलरी आपकी कितनी है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है, और जब ये लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, अभी तो आयोग बनाया है, अभी ये 18 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, कोई कमी पेशगी होगी तो वो भी बताएगा। उसके बाद जो है 18 महीने के बाद यानी कि 1 साल यानी कि 12 महीने तो आपको हरियाणा पुलिस के ही लगने वाले हैं। मतलब एक ये जो कंप्लीट भर्ती आपकी नोटिफिकेशन से लेके फाइनल रिजल्ट तक 12 महीने तो इस हरियाणा पुलिस की भर्ती में ही लगने वाले हैं। यानी कि मान लीजिएगा 2026 के दिसंबर तक आपकी जो है सिलेक्शन हो जाएगी। उसके 6 महीने के बाद जो है आपका वेतन बढ़ जाएगा, और वेतन इतना बढ़ेगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अभी बेसिक सैलरी कितनी है सारी हम उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। मतलब बेसिक सा मैं आपको ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सैलरी जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसीलिए ये सोचकर भी जो है आप अपनी स्टडी को मोटिवेट कीजिएगा और अच्छे से जो है पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आयुक्तालय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आयुक्तालय को इंग्लिश में कमिश्नरेट बोला जाता है। ठीक है, कमिश्नरेट। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या जो है 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है C हो जाएगा। ठीक है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और झज्जर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्थापना भी लिख दी है, एक एक करके सारी देख लेना भाई। देखिए, हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय यानी कि कमिश्नरेट है। पहला गुरुग्राम था जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। दूसरे नंबर पर फरीदाबाद की स्थापना हुई थी जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। ये ईयर जरूर याद रखना। अब जो एग्जामिनर पूछेगा ना घुमा फिरा के इन्हीं में अटकाएगा, क्योंकि उसको पता है, बच्चे ने याद कर रखा है भाई कितनी पुलिस कमिश्नरेट है, कितनी हरियाणा के अंदर कुल जेलें हैं, कितनी हरियाणा के अंदर जो है रेंज है, कितने पुलिस जिला है, ये सारे आपसे जो है आपने रट रखे हैं, याद रखें। आई नो ये बात एग्जामिनर भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब एग्जामिनर कहाँ पूछने की कोशिश करेगा? जो डाटा है ना ये कि भाई कितनी पुलिस जेल है उनमें उलझाएगा, कितनी रेंज है उनके अंदर उलझाएगा, इनकी स्थापना कब हुई, इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं ईयर वाइज। ठीक है, तो हर चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यही जो है डिमांड भी है। ठीक है, वर्तमान की यही डिमांड है, अपने आप में चेंज जो है आपको लाना पड़ेगा, अपडेट अपने आप को जो है करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अच्छा ये यहाँ पे ये और भी दिया गया है भाई। पंचकूला, तीसरे नंबर पर पंचकूला की स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। चौथे नंबर पर सोनीपत की स्थापना हुई थी 2022 में, और झज्जर की स्थापना 5वें नंबर पर 2022 अच्छा 8 मार्च 2024 को स्थापित किया गया। ठीक है, घोषणा हुई थी इसमें। तो ये सारी जितनी भी डेट्स मैंने लिखी है ना अच्छे से याद कर लेना इनका भाई। ठीक है, वरना इस PDF को मल्टीपल्स टाइम्स जो है अपने दिमाग के अपने आंखों के आगे से निकालते रहना हफ्ते 10 दिन के बाद। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल डैश के बाद अस्तित्व में आती है। तो किसके बाद अस्तित्व में आती है जो मंत्रिपरिषद होती है? सभी मंत्रियों ने कार्यालय की शपथ ली हो, मतलब कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद जो सभी मंत्री शपथ लेते हैं, उसके बाद क्या ये केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद है अस्तित्व में आ जाती है? बिल्कुल भी नहीं आती भाई। ठीक है, शपथ तो पहले प्रधानमंत्री दिलाएगा ना, उसके बाद ही तो अस्तित्व में आएगी। मतलब पहले प्रधानमंत्री की सिचुएशन होगी ठीक ठाक, उसके बाद कहा गया प्रधानमंत्री ने कार्यालय की शपथ ली है। बिल्कुल सही बात है, पहले प्रधानमंत्री कार्यालय की शपथ लेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद को जो है सभी जितने भी मेंबर हो गए उनको शपथ दिलाएगा, और उसके बाद जो है मंत्रिपरिषद जो है अस्तित्व में आती है। तो ऑप्शन नंबर जो है B करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ये पढ़ लेना। ठीक है, कोई भी चीज डाउटफुल नहीं रखी गई है, इसी वजह से जो है हर चीज का एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अस्तित्व में आना एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने से होती है। मतलब जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है ना
उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो उसकी शुरुआत वहीं से होती है, पहले प्रधानमंत्री शपथ लेता है, उसके बाद जो मंत्री परिषद होती है उसकी जो है प्रोसेस होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया हरियाणा में कितने जिले हैं? तो हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं, और हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, उस समय जो है इसके अंदर 7 जिले होते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है चंडीगढ़ की मुख्य योजना किसके समरूप है? तो चंडीगढ़ की जो मुख्य योजना है ये किसने बनाई थी? तो ली कार्बूजिए के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, ली कार्बूजिए, ये ली कार्बूजिए एक व्यक्ति था जिसने जो है चंडीगढ़ की रचना बनाई थी, यानी कि डिज़ाइन बनाया था। और ये जो चंडीगढ़ का डिज़ाइन बनाया था ये किसके अनुरूप बनाया था? यानी कि जो हमारा शरीर है ना, मानव का शरीर, इसी के अनुरूप जो है डिज़ाइन तैयार किया गया था चंडीगढ़ के शहर का। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया? तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में बता के आया हूं, 3 वायरलेस रिपीटर एंटीना लगाए गए हैं हरियाणा के। कहां पर? एक तो सराहन पहाड़ी पर है, एक टकड़ी पहाड़ी है, एक तोशाम पहाड़ी है। ये कहाँ पर हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पे स्थित है सराहन पहाड़ी। ठीक है, टकड़ी पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? ये रेवाड़ी के अंदर अवस्थित है। और तोशाम पहाड़ी कहाँ पर हो जाएगी? ये भिवानी के अंदर अवस्थित है। ठीक है, तो ये तीनों पहाड़ी याद रखेंगे। और ये जो तोशाम पहाड़ी के बारे में पूछा गया है ना, तो भिवानी की भी अंदर है, फतेहाबाद, सिरसा सभी के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या आप याद रखना। ये जो तोशाम पर्वत पर रिपीटर एंटीना लगाया गया है ना, इसका मतलब ये है जो रेडियो का सिग्नल है ना वो दूर दूर तक भेजना। और जो पश्चिमी जिले हैं ना हरियाणा के, कौन से जिले? हरियाणा के पश्चिमी जिले, तो हरियाणा के सभी पश्चिमी जिले हैं ना जो, ये तोशाम पहाड़ी रिपीटर के अंतर्गत ही आते हैं। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया? हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो भगत फूल सिंह हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो हरियाणा का जो पहला महिला विश्वविद्यालय है, ये इसका जो नाम है वो भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया है, जिसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी। ठीक है, 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये सोनीपत में अवस्थित है भाई, ये भी याद रखना। सोनीपत के माफ कीजिएगा, सोनीपत जिले के खानपुर कला गांव में ये अवस्थित है। ये चीज़ आपको पता भी होगी, आई नो। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन, यानी कि रीडिंग मिशन है हरियाणा सरकार से संबंधित, इसके बारे में जो है कथन दिए गए हैं। आइए सोच लेते हैं, देख लेते हैं इनके कथन। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यानी कि जो रीडिंग मिशन है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो रीडिंग मिशन है इसको किस राज्य ने शुरू किया? हरियाणा राज्य ने रीडिंग मिशन शुरू किया। किससे संबंधित है? तो ये हरियाणा के स्टूडेंट से संबंधित है, विद्यार्थियों से ये संबंधित है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है? यह मिशन केंद्र सरकार की रीडिंग मिशन 2022 के पद चिन्हों पर शुरू किया गया। मतलब हरियाणा से पहले जो है रीडिंग मिशन केंद्र सरकार के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, और उसी की पहल पर जो है हरियाणा ने भी हरियाणा के बच्चों के लिए, हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए रीडिंग मिशन जो है शुरू किया था, जिनका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने, खोए महात्म्य का जो है संबोधन करना है। तो दोनों कथन इसके अंदर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है कथन इसके अंदर हरियाणा रीडिंग मिशन के बारे में जो है सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है WH 1270। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है? बार बार बोल चुका हूं, एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा एंड होने वाला है। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने एग्रीकल्चर समझाई है, हर एक फसल की जो है मैंने वहाँ पर किस्म बताई है कि गेहूं की किस्में कौन कौन सी हैं, मक्का की किस्में कौन कौन सी हैं, चावल की किस्में कौन कौन सी है। वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए 5 से 7 नंबर अगर HSSC या फिर हरियाणा पुलिस में आप पक्का करना चाहते हैं तो ये एग्रीकल्चर वाली सीरीज जरूर देखना। एग्रीकल्चर सीरीज एंड होने वाली है, इसी के साथ मैं कौन सी सीरीज जोड़ रहा हूँ? एनिमल हस्बेंड्री वाली चीज जोड़ रहा हूँ। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री वाली चीज जोड़ रहा हूँ। और ये सीरीज हमारी कब आती है?
एवरी सैटरडे और संडे आती है, ठीक है, एवरी सैटरडे और संडे आती है और मॉर्निंग में आती है, ठीक है, मॉर्निंग में जो है ये क्लास आ जाती है, ठीक है। तो ये क्लास जरूर आप देखिएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WH 1270 जो किस्म है ये गेहूं की एक किस्म है और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय यानी कि CCSHAU, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको पहले से पता भी होंगी। बार बार रिवीजन कराने का यही मतलब है, चीजें आपके दिमाग में छप जाएंगी और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना उस टाइम जो है आप एक एक सेकंड में जो है ऐसे टिक टिक करते हुए चलेंगे, उस समय आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, आई नो वेरी वेल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बोला गया फक्र ए हरियाणा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है। तो फक्र ए हरियाणा पुरस्कार जो है ये उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, जिसकी स्थापना 22 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है। उर्दू साहित्य अकादमी की जो स्थापना है 22 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पर हो जाएगा? पंचकुला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें आगे और क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। चलिए इतना ही। अच्छा, इसकी पत्रिका याद रखना भैया, इसकी 2 मुख्य पत्रिका है। वैसे तो जमुना तट ही अक्सर पूछी जाती है, बट ये भी याद रखना उर्दू दिशा भी जो है इसकी मुख्य पत्रिकाएं है। क्या पता अगली बार एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दे और जमुना तट ना दे, 4 ऑप्शन दे दे उर्दू दिशा, ठीक है। तो ये याद रखना उर्दू दिशा किसकी मुख्य पत्रिका है? तो ये उर्दू अकादमी की जो है मुख्य पत्रिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? यानी कि परमवीर चक्र विजेता जो है किसको जो है हरियाणा, किस व्यक्ति को जो है हरियाणा के परमवीर चक्र जो है वो प्राप्त हुआ है? तो मेजर होशियार सिंह को जो है, ये मेजर होशियार सिंह को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है। इन्होंने 1971 के युद्ध में जो है असाधारण भूमिका जो है अपनी निभाई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो कारगिल युद्ध था ना, कारगिल युद्ध कब हुआ था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कारगिल युद्ध कब हुआ, ठीक है। आई नो पता है आपको कारगिल युद्ध किस किस के बीच हुआ, बट आपको मुझे ये बताना है कारगिल युद्ध हुआ कब था, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है भाई हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती डैश के माध्यम से की जानी चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने लायक है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आप समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड को वो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? वो ये कहना चाह रहा है HPSC और HSSC, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ये दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा कि एग्जामिनर एक्चुअल में आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो भी आपके दिमाग से खेल रहा है, वो जानना चाह रहा है कि एग्जाम में जो स्टूडेंट है क्या वो बेसिक जानकारी रखता है या फिर नहीं रखता है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये जो राजपत्रित है और अराजपत्रित है, इसका क्या मतलब होता है? राजपत्रित क्या होता है? राजपत्रित वो होती है जो ऑफिसर लेवल की होती है ना। एक सेकेंड, यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट क्या है? राजपत्रित। राजपत्रित क्या होता है? ये ऑफिसर लेवल की होती है वैकेंसी, ठीक है, ऑफिसर लेवल वैकेंसी, ठीक है। और यहां पे सेकंड क्या लिख देता हूं? अराजपत्रित। और ये कौन सी होती है? तो ये होती है नॉर्मल, जो जिसके अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी है। अब आप सभी को पता है भाई जो राजपत्रित जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है इनको कौन कंप्लीट करवाता है हरियाणा के अंदर? HPSC करवाता है, ठीक है, HPSC। अब फॉर एग्जांपल क्या होगा? DSP हो गया। DSP की वैकेंसी HSSC कराता है? नहीं कराता ना। DSP की वैकेंसी किसके अंतर्गत आती है? HCS के अंतर्गत आती है। HCS का बहुत सारे बच्चे फॉर्म भी भरते हैं, अभी आने वाला भी है, या तो 2025 के नवंबर दिसंबर में आपको फॉर्म दिख जाएगा या फिर 2026 के स्टार्टिंग में फॉर्म दिख जाएगा HCS का, ठीक है। उसी के अंतर्गत जो सेकंड हाईएस्ट जो रैंक की वैकेंसी होती है ना वो DSP होती है। इससे पहले DSP से पहले कौन सी वैकेंसी आती है? SDM आता है, ठीक है। पहले नंबर पर लोग जो चूज करते हैं वो SDM को चूज करते हैं। SDM के बाद जो लोग चूज करते हैं पोस्ट को वो करते हैं DSP को, ठीक है। और DSP की वैकेंसी किसके अंतर्गत आती है? HPSC के अंतर्गत आती है।
बाकी एचएसएससी के बारे में क्या बताना है भाई, ये जग जाहिर है चीज़ें, एचएसएससी आप सभी जानते हैं, ठीक है। एचएसएससी के बारे में बाकी जो बच गया वो एचएसएससी के अंडर ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर बोला गया है बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, एक भारतीय डैश है। मतलब ये पूछने की कोशिश कर रहा है बहादुर सिंह जो थे ना, जिन्होंने 1978 और 1982 में गोल्ड मेडल जीता था, ये कौन सा खेल खेलते थे? पहलवानी खेलते थे, मुक्केबाजी करते थे, धावक करते थे, या फिर गोला फेंक वाला खेल खेलते थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये गोला फेंक वाला जो है खेल खेलते थे। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। इसी के बारे में मैं कल वाली वीडियो में बता रहा था, जिसका डिफरेंस जो है आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में डैश बटालियन होती है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर जो है एक जो है आईआरबी की बात आई थी ना, इंडियन रिजर्व बटालियन की बात आई थी, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक तो आईआरबी पूछा था और एक हरियाणा सशस्त्र बटालियन पूछा था, ठीक है। हरियाणा सशस्त्र बटालियन, ठीक है, सशस्त्र बटालियन। तो हरियाणा में ये वर्तमान में दोनों ही काम करती है। अब इनका चक्कर क्या है या इनका डिफरेंस क्या है बता देता हूँ। आईआरबी एक जो है केंद्रीय सरकार की योजना है, मतलब मान सकते हैं ये जो आईआरबी का रख रखाव है, वित्त पोषित या फिर इनका जो भी चीज होती है वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है, ठीक है। केंद्र सरकार सब कुछ करती है आईआरबी का। आईआरबी की वैकेंसी भी आती है, इस बार भी आने वाली है, ठीक है। लेकिन ये जो हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन है, इसका रखरखाव कौन करती है? हरियाणा सरकार करती है। हरियाणा पुलिस का ही जो है यह हिस्सा है, ठीक है। और आईआरबी का काम क्या होता है? इसकी जो ड्यूटी है वो चुनाव के हरियाणा के अंदर भी लगाई जा सकती है और हरियाणा के बाहर भी लगाई जा सकती है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। और 14वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन है? तो 5 जो है बटालियन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप याद रखना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में जो है 5 बटालियन है। कौन कौन सी है? पहली बटालियन कहां पर है? अंबाला में स्थित है, ठीक है। और ये पंजाब से जो है स्थानांतरित किया गया था, मतलब जब हरियाणा अलग बना था ना 1 नवंबर 1966 को, तो उसी समय जो है ये पहली बटालियन बनी थी पंजाब, अंबाला वाली, ठीक है। दूसरी बटालियन कहाँ पर स्थित है? तो दूसरी बटालियन मधुबन में स्थित है और 1966 में जो है इसको स्थानांतरित किया गया था। तीसरी बटालियन जो है हिसार में स्थित है और इसका गठन 1969 में हुआ था। चौथी बटालियन मधुबन में स्थित है और 5वीं बटालियन जो है मधुबन में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। पहली बटालियन अंबाला में स्थित है, दूसरी और चौथी ये लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ गया? ये रहा पहली, ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है और ये 5वीं है। तो यहाँ पे आप याद रखना, कहाँ गया? दूसरी, तीसरी और दूसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है। दूसरी, चौथी और 5वीं कहाँ पर है? ये मधुबन के अंदर है, ठीक है। ये हो जाएगा तीसरी, ठीक है। पहली और तीसरी कहाँ पर है? पहली अंबाला के अंदर है और तीसरी हिसार के अंदर है। बाकी तीनों कहाँ पर है? मधुबन के अंदर है। ये चीज आप याद रखना। ये किसके बारे में बात हुई थी? हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियन के बारे में बात हुई थी। अब हम बात करते हैं इंडियन रिजर्व बटालियन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस मैंने दे दिया है, इसको देख लो। हरियाणा पुलिस सशस्त्र पुलिस बटालियन के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है? हरियाणा, यह हरियाणा राज्य की अपनी पुलिस बल का हिस्सा है, ठीक है। मुख्यालय इसका मधुबन के अंदर है और इसमें 5 बटालियन है, जिसमें 3 मधुबन में है, 1 अंबाला में है और 1 हिसार के अंदर है, ठीक है। बात करें इंडियन रिजर्व बटालियन की, तो यह केंद्र सरकार राज्यों के लिए वित्त पोषित अर्धसैनिक जो है बटालियन है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ राज्य के भीतर या बाहर चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील कार्यों में स्थानीय पुलिस को जो है सहायता करती है, ठीक है। और देख लेना ये कितनी है, 4 जो है आईआरबी बटालियन है हरियाणा के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी है? पहली भोंडसी गुरुग्राम के अंदर है, दूसरी भोंडसी गुरुग्राम के अंदर है, तीसरी सुनारिया रोहतक के अंतर्गत है और चौथी जो है मानेसर गुरुग्राम के अंदर है। तो 3 इसके अंदर गुरुग्राम के अंदर है और 1 जो है सुनारिया रोहतक के अंदर है। ये स्थापना ईयर भी जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत्सर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है, जिसे बासोड़ा त्योहार भी कहा जाता है? तो सिली सेट जो है यह त्योहार हो जाएगा, जिसको बासोड़ा त्योहार भी
बोला जाता है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है शीतला माता की पूजा की जाती है। ये जो सिलीसेट त्योहार है ना, इसके अंदर किस माता की पूजा की जाती है? शीतला माता की जो है पूजा की जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे शीतला माता का मंदिर हरियाणा में कहां पर है। ठीक है, ठीक है, शीतला माता का मंदिर जो है हरियाणा में कहां पर है? ऑप्शन नहीं दूंगा, इजी क्वेश्चन है, सभी को आता भी होगा। ठीक है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्र होने पर रोक लगाता है। तो कौन सा जो है पुलिस की धारा है जो 4 जो लोग होते हैं वो इकट्ठे अगर एकत्र हो जाते तो उन पर रोक लगाता है? क्या आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 144 है, नागरिक दंड संहिता की धारा 144 है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपराधिक दंड संहिता की जो धारा 144 है ये एक विशिष्ट क्षेत्र यानी कि कोई एक जो स्पेसिफिक जोन होता है ना, जहां पर जो पुलिस को लगता है भाई इस एरिया में जो है अब 4 लोग इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते, कोई मीटिंग नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 पर जो है यह 4 व्यक्ति या 4 से ज्यादा व्यक्तियों पर एक साथ खड़े होने पर जो है रोक लगाता है। आइए एक एक करके सभी के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 क्या कहती है? जो एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगाती है। इसे किसी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है जब किसी खतरे या उपद्रव की आशंका हो। फॉर एग्जाम्पल यही मैं कह रहा हूं, एक विशिष्ट क्षेत्र जहां पर पुलिस को लगता हो कि यहां पर जो है दंगे वगैरह हो सकते हैं, लड़ाइयां वगैरह हो सकती है, तो वहां पर जो है आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 लागू कर दी जाती है पुलिस के द्वारा, जिसके बाद जो है 4 या फिर उससे अधिक व्यक्ति जो है एक साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 144 देख लेते हैं। ये क्या कहती है? घातक हथियारों के साथ गैर कानूनी सभा में जो है शामिल होने से संबंधित है। ठीक है, और आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें तो संहिता की बात करें 144 तो साधारण जमावड़े पर जो है यह पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, नागरिक दंड संहिता, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी 144 भी याद रखना, घातक हथियारों से संबंधित। कभी ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक तो आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 और एक है भारतीय दंड संहिता, ये घातक हथियारों के साथ गैर कानूनी सभा में जो है शामिल होने से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया? बिल्लियां किस प्रकार से संबंध रखती हैं? तो बिल्लियां किस प्रकार से संबंध रखती है? फेलिडी परिवार से जो है यह संबंध रखती है। 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बिल्लियां जो है फेलिडी परिवार से संबंध रखती हैं, और इस परिवार में फेलिडी परिवार में और कौन कौन से जानवर आते हैं? जरूरी नहीं आपसे अगली बार बिल्ली ही पूछेगा, क्या आपसे अगली बार शेर पूछ ले, बाघ पूछ ले, तेंदुआ पूछ ले, या फिर अन्य कोई मांसाहारी जानवर पूछ ले, तो ये सभी जो है फेलिडी परिवार के अंतर्गत जो है आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य। तो हरियाणा पुलिस की जो भूमिका होती है वो क्या होती है और क्या उसके जो है कार्य होती है? अपराध को रोकना और पता लगाना, बिल्कुल सही बात है, हरियाणा पुलिस का काम है ये। जन व्यवस्था को परीक्षित करना, तो ये भी हरियाणा पुलिस का कार्य है। जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ये भी हरियाणा पुलिस का कार्य है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में बोला गया हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई है, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक के जो है बच्चे यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पंचकूला। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में पंचकूला जिले में न्यूनतम बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जो है दर्ज की गई है। मतलब 0 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं वो निम्नतम कहाँ पर है? तो वो पंचकूला के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज क्या है? तो नया जो ब्रिटेन है ना, नया ब्रिटेन, न्यू ब्रिटेन का जो प्रतीक ब्रिटिश ध्वज क्या है वो कौन सा हो जाएगा? यूनियन जैक हो जाएगा। ठीक है, यूनियन जैक के बाद ओल्ड ग्लोरी ये क्या है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के झंडे का उपनाम है। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं अमेरिका के झंडे का नाम। ठीक है, नाम नहीं उपनाम लिखो यहां पे।
उपनाम हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका के झंडे का उपनाम ओल्ड ग्लोरी हो जाएगा। ताएगुकी ये किसका नाम है, तो ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय ध्वज का नाम हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया है ना, दक्षिण कोरिया, एक नॉर्थ कोरिया एक साउथ कोरिया, तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो है ये झंडे का नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेपल लीफ फ्लैग है, और ये किसका हो जाएगा, तो ये कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज का नाम हो जाएगा। ठीक है, कनाडा के राष्ट्रीय ध्वज का नाम, ये चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध डैश से है, तो ये कनाडा से है। ठीक है, क्यूबेनको जो है एक अलगाववादी आंदोलन था, और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कनाडा के अंदर जो है आंदोलन हुआ था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है, भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है। मतलब ऐसी एजेंसी पूछी गई है, भारत की ऐसी कौन सी एजेंसी है जो आपराधिक आंकड़े यानी कि जो क्राइम का डेटा होता है ना, उसको इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषित करता है, यानी कि उसका जो है एनालाइज करता है। तो कौन सी ऐसी राष्ट्रीय एजेंसी है भारत की जो यह काम करती है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आइए चल के थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देख लो, क्राइम इन इंडिया नामक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ठीक है, जिसमें देश में अपराध के रुझानों के विस्तृत आंकड़े होते हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की स्थापना 1986 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि कौन सी समिति ने जो है इसकी सिफारिश की थी। एक तो टंडन समिति ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी, और दूसरा राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने जो है इसकी सिफारिश की थी। इन दोनों की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की स्थापना 1986 में जो है की गई थी। ठीक है, आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में क्या बोला गया, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, तो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और इनके अंदर वर्षा की बात करूं तो 70 से लेके 100 जो है ये वर्षा होती है। ठीक है, इन वनों में उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में जो है 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, सभी को पता है, सेवा कहाँ गया, हाँ ठीक है, सेवा सुरक्षा सहयोग जो है हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं तो प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं, तो राय पिथौरा जो है किसको कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को जो है राय पिथौरा बोला जाता है। आप सभी जानते भी हैं, ये पृथ्वीराज चौहान कौन है, वही पृथ्वीराज चौहान है जिन्होंने 1191 में जो है किसको हराया था, मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी को हराया था, और तरावड़ी का ये युद्ध हुआ था प्रथम, और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, 1191 में जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, उसके बाद 1192 में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 में बोला गया, देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, तो देश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, तो पार गांगे मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये हरियाणा आता है। ना कि हरियाणा आता है सिर्फ, हरियाणा राजस्थान का गंगानगर आता है, दिल्ली आता है इसके अंदर, और ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा जो है उपजाऊ एरिया जो है माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, ये देखो, पंजाब आता है, चंडीगढ़ आता है, दिल्ली आता है, राजस्थान का गंगानगर जिला जो है शामिल है। ठीक है, और ये हरियाणा राज्य पार गंगा मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह कृषि जलवायु क्षेत्र भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा जो है परिभाषित किया गया था। यह क्षेत्र अपनी उच्च कृषि उत्पादकता और हरित क्रांति में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में साक्षरता वर नहीं आएगा, ये दर आएगा भाई। ठीक है, दर सर्वाधिक है, तो गुरुग्राम की जो है सर्वाधिक साक्षरता दर हो जाएगी। ठीक है, पैरोल का अर्थ क्या होता है, तो अपराधी का जमानत पर रिहा करना, सजा माफ करना, कैदी की अस्थायी रिहाई, अपराधी का जमानत पर रिहा होना, कैदी की अस्थायी रिहाई, और क्या है, दंड में विप्रेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ठीक है, अपराधी का जमानत पर रिहा करना नहीं होएगा, कैदी की अस्थायी रिहाई हो जाएगा। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, हरियाणा में कैदियों को पैरोल देने के लिए विशेष रूप से हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022 है, इसका यही होगा ना यार, 28 का।
अच्छा चलो कोई नहीं, यही ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। 28 का राइट ऑप्शन सी है। कभी आप डिफिकल्ट जो है कंफ्यूज हो जाओ कि अपराधी का जमानत पर रिहा होना, ठीक है, वैसे अपराधी जमानत पर भी रिहा होते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है पैरोल का। पैरोल का मतलब है कैदी की अस्थायी रिहाई, मतलब उसको दोबारा वापस जेल में आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो रिहा हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना, और इसका जो है ये एक्ट याद रखना भैया, ठीक है। ये तो आप पढ़ लोगे की है। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कैदी की अस्थायी रिहाई है यानी कि पैरोल है, वो किस एक्ट के तहत जो है दिया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पोरी रिलीज एक्ट 2022 वाला, ठीक है, इसी के तहत जो है पैरोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान जो है ये कहाँ पर स्थित है? करनाल में है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? तो कौन सी हो जाएगी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नहीं होगा, मानव सूचना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग जो है, यही महिला एवं बाल विकास विभाग जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है, मतलब देख रेख इसकी यही करती है। और इसको पानीपत से शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ कार्य है। पुलिस का जो है जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ क्या कार्य है? भूमि विवाद को निपटाना बिल्कुल सही है, बाह्य आक्रमण बिल्कुल सही है, सार्वजनिक शांति भंग होना सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है? यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का कौन सा व्यक्ति है जिसे गांधी के नाम से जो है जाना जाता है? तो मूलचंद जैन को जो है हरियाणा का गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो 24 घंटों के भीतर जो है कोई व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस का यह कर्तव्य बनता है कि अगले 24 घंटों में जो है उसको मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने जो है पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह एक संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है जिसका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 में किया गया है, ठीक है। तो ये जो 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है ना, ये सारी चीजें किस धारा के अंतर्गत आती है? सीआरपीसी की धारा 57 के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है, ठीक है। ये धारा भी याद रखना, 57 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हरियाणा पुलिस डैश हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। तो हरियाणा पुलिस किस विभाग के अंतर्गत आती है? वित्त विभाग के अंतर्गत आती है, गृह विभाग के अंतर्गत आती है, जन संबंध विभाग के अंतर्गत आती है, या फिर सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज का हमारा जो है 60 पार्ट था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। टोटल 35 क्वेश्चन थे जो हमने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे एनालाइज कर लिए हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो सेशन बताइएगा कैसा लगा, और हाइप का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको भी जो है आप जो है टैप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी HSSC की तैयारी कर रहा हो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।